गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोशिता फ्रॉम इलाइट एकेडमी। अपन साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। कल अपन ने न्यूट्रिशन और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को अपन ने डील किया। आज अपन उसके आगे के प्रोसेस को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल बताया कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो चलो आज अपन पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, इवेंट्स क्या क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होता है, लीव्स का इतना क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आज अपन डील करेंगे। ठीक है, तो चलो आज अपन पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? यू तो आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस, क्लास 2-3 से अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स synthesize organic food like carbohydrate in the presence of sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide and other raw materials। अब ये कैसे अपन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, they provide carbohydrates plus they release oxygen। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया अपना बैलेंसिंग। मैंने बैलेंस करके आपको पहले से दे दिया है। अब अपन पढ़ते हैं कि अपन ने एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने? अभी क्या पढ़ा कि ये कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स है। ये क्या है? या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बन रहा है? एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है अपना? ग्लूकोज। क्लियर। तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना रहा है? खाना बना रहा है। अब वो खाना क्या है? अपना कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है? ग्लूकोज के फॉर्म में है। प्लस वो क्या रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। अब यही जो ऑक्सीजन वो रिलीज करेगा, वो ऑक्सीजन अपन कैसे करेंगे? अपन इनहेल करेंगे। प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, ह्यूमन बींग्स उसको क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वही प्लांट्स यूज करते हैं, प्लस एटमॉस्फेयर से भी वो लोग लेते हैं। क्लियर। तो ये है अपना फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन और उसका रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, या यू कहो कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दो क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। एनसीईआरटी में है व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकता है? कंडीशंस या अपन बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स। पहला रॉ मटेरियल दिख रहा है सामने, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रहा है अपन को? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अपन को एटमॉस्फेयर से क्या मिल रहा है? अपन को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। वाटर, सेकेंड रॉ मटेरियल क्या है अपना? वाटर। वाटर अपन को कहां से मिल रहा है?
from soil through roots. ठीक है, सॉइल में अपन जो पानी डालते हैं वो रूट्स के थ्रू प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो पानी उसको सॉइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू होते हुए प्लांट्स में जाता है। ठीक है, फिर दूसरा, तीसरा क्या है अपने को, और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट अपन को कहां से मिल रहा है, सन रेज से मिल रहा है। ठीक, फिर चौथा अपन को और क्या मिल रहा है, और क्या रॉ मटेरियल है या कंडीशन है, क्लोरोफिल। अब इसमें सबसे बड़ा काम तो क्लोरोफिल ही कर रहा है। कैसे सबसे बड़ा काम क्लोरोफिल कर रहा है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये कोई भी प्रोसेस होगा नहीं। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल का काम क्या है, टू ट्रैप सनलाइट। तो अगर ये सनलाइट को ट्रैप नहीं किया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते। ठीक है, तो दिस आर द कंडीशंस व्हिच इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। वाटर कहां से मिल रहा है, अपन प्लांट्स, सॉरी अपन सॉइल में क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, वो सॉइल से पानी कौन ले लेगा, रूट्स, रूट्स से थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। सनलाइट कहां से मिल रहा है, सन के रेस से मिल रहा है। क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करेगा, उस सन के रेस को ट्रैप करेगा, वो ट्रैप करेगा सन रेस अपनी तरफ, तभी तो ये दोनों कंबाइन होगा, और ये कंबाइन होगा तभी क्या बनेगा, फूड बनेगा। क्लियर, सो दिस आर द रॉ मटेरियल्स। अब अपन देखते हैं प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो अपन को दो प्रोडक्ट्स मिले हैं फोटोसिंथेसिस के, क्या क्या, एक है ग्लूकोज, ठीक है, दूसरा मिला है ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये, क्योंकि इसी से तो अपन को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, ये रिलीज करेगा, रिलीजेस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को वही रिलीज करता है, तभी तो अपन उसको फिर इनहेल करते हैं। क्लियर, तो ये था फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, उसके रिएक्शंस, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। अपन ऑक्सीजन को बोल सकते हैं ऐसा बाई प्रोडक्ट, क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो अपना खाना है, और ये ऐसा बाई प्रोडक्ट की तरह है। तो केमिस्ट्री में ये वर्ड बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगा, जो मेन प्रोडक्ट है उसको छोड़ के बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब अगर इसको बोलोगे तो ये रिएक्टेंट है, इसको बोलोगे तो ये प्रोडक्ट है, उसमें से जो मेन वाला होता है वो मेन प्रोडक्ट कहलाता है, बाकी वाले सब क्या कहलाते हैं, बाई प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो अपना ऑक्सीजन जो है वो क्या है, बाई प्रोडक्ट्स है। क्लियर, तो अब अपन आगे देखें। अब नेक्स्ट आगे है साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कहां परफॉर्म हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस कहां परफॉर्म हो रहा है, अब सब बोलोगे मैडम फोटोसिंथेसिस तो लीव्स में परफॉर्म हो रहा है, बट यस फोटोसिंथेसिस लीव्स में परफॉर्म हो रहा है, बट लीव्स में भी कहां परफॉर्म हो रहा है, तो कहां परफॉर्म हो रहा है, तो अगर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर अपन पढ़े तो फोटोसिंथेसिस कहां परफॉर्म हो रहा है, लीव्स में परफॉर्म हो रहा है। लीव्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट है, उस पिगमेंट का नाम क्या है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से अपने जो लीव्स है उसका कलर क्या है, ग्रीन है। ये तो आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे लीव्स का कलर क्या है, ग्रीन है। अभी अपन ने 2 सेकंड पहले पढ़ा कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम है टू ट्रैप सनलाइट।
ये क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा। सनलाइट को ट्रैप किया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो गए तो अपने को क्या मिला, फूड मिला। ठीक, तो अब अगर क्वेश्चन आए कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि लीव्स में बहुत सारी चीजें हैं, स्टोमेटा है, गार्ड सेल है, तुम्हारा लेयर्स है लीव्स में, क्लोरोप्लास्ट है। तो किसमें फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में किसमें होता है, तो लीव्स में भी किसमें हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लियर। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं इवेंट्स, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तीन इवेंट्स होते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है कि ये तीनों इवेंट्स वन बाय वन हो। ये तीनों में से कोई भी इवेंट कभी भी हो सकता है। ठीक है, पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्या हो रहा है, सनलाइट से लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये पहला इवेंट। सेकेंड इवेंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी क्या करेगा, अब लाइट एनर्जी तो क्लोरोफिल ने ट्रैप कर लिया, उसके बाद क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो एंड वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, एंड splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। एक बार लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किस में स्प्लिट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया। ठीक है, फिर थर्ड इवेंट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अभी अपन केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिडक्शन किसको बोलते हैं। रिडक्शन एक छोटा सा मैं बता देती हूँ कि रिडक्शन अपन किसको बोलते हैं। रिडक्शन उसको बोलते हैं कि जिसमें ऐड होता है हाइड्रोजन और रिमूव होता है ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन डिटेल में अपन केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में अपन रिडक्शन हो रहा है, कार्बन मतलब क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। दोनों में से एक ही चीज होगा एट ए टाइम, या तो ऐड होगा या तो रिमूव होगा। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, H ऐड कर रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ, लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चला गया। अब ये जो हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन क्या हो गया, इसके साथ कंबाइन हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया और तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये तुम्हारा ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज हो गया, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में
तुम्हारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। क्लियर? तो ये 3 इवेंट है। समझ में आया? पहला क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसे सनलाइट आया, सनलाइट से क्लोरोफिल ने क्या किया, उस लाइट एनर्जी को ट्रैप कर दिया। फिर क्या हुआ, वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वाटर क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। हाइड्रोजन क्या किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन हुआ तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो गया। जैसे ही उस कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हुआ, क्या बन गया, फूड बन गया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बन गया। और वो जो ऑक्सीजन जो वाटर से स्प्लिट हुआ, तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस बन के उड़ गया। तो ये है अपना इवेंट्स। क्लियर? तो दिस आर द 3 इवेंट्स। बट अभी मैंने एक चीज बोला कि जरूरी नहीं है कि ये तीनों इवेंट ऐसे ही साइमल्टेनियसली चले, जरूरी नहीं है। शायद ये हो चुका होगा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हो गया होगा, और जैसे उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन उसमें ऐड हो गया, ऑक्सीजन मिल गया, फिर ये हो सकता है। ठीक है, अब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट हुआ, जब तुमको लाइट एनर्जी मिली तो तुम्हारा हो गया, बट स्प्लिट होके वो रह गया, बट वो रिएक्ट नहीं हुआ। तो ऐसे करके कोई भी इनमें से कोई भी इवेंट पहले हो सकता है। इट डजंट नीडेड कि सनलाइट की वेट करेंगे, सनलाइट आएगा तो ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर मिलकर तुम्हारा फूड बनाएगा। सनलाइट जरूरी है पूरा फूड बनाने के लिए, बट कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर को स्प्लिट होने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है। वाटर को स्प्लिट होने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस होने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है। वो दोनों, ये वाटर स्प्लिट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद अब सनलाइट जैसे मिला वो क्या करेगा, फूड बना देगा। क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि ये इवेंट एज इट इज ऐसे ही चले, सीक्वेंस में चले। क्लियर? तो एनसीईआरटी में ये लाइन है कि ये इसी अकॉर्डिंग चले, जरूरी नहीं है। क्लियर? कोई भी इवेंट पहले भी, मतलब कोई भी इवेंट पहले हो सकता है। बस फूड बनने के लिए आपको क्या चाहिए, सनलाइट का होना जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल जब ट्रैप करेगा तो वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? सो ये है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? कोई भी डाउट होगा बच्चे लोग, यू कैन क्लियरली आस्क मी ऑन योर चैट बॉक्स। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स पे आप प्लीज कोई भी क्वेरीज होगा, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, जो भी टॉपिक अपन क्लास में कर रहे हैं उस रेस्पेक्टिव टॉपिक के ऊपर आपको जो भी डाउट होगा, प्लीज 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 आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर उस क्वेरीज या वो डाउट को जरूर क्लियर कीजिएगा। क्लियर? मैं नहीं चाहती कि वही डाउट लेकर आप बोर्ड एग्जाम में आप बैठे। ठीक है, चलो अब अपन आगे पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं फैक्टर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम हमने तो कभी इतना सारा चीज एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ा नहीं, बट ये भी तो सोचो कि आप लोग वो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास में पढ़ते थे, बट अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो कुछ तो स्टैंडर्ड होगा ना, कुछ तो चेंजेस आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्या क्या फैक्टर्स है? पहला फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड फैक्टर है तुम्हारा वाटर, थर्ड फैक्टर है लाइट या लाइट इंटेंसिटी बोल सकते हो, जैसा लिखना चाहो, और फोर्थ फैक्टर है तुम्हारा टेम्परेचर। सिमिलर टू कंडीशंस जैसा ही है, बट थोड़ा सा अपन को इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में उतना नहीं, जस्ट अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपके फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अच्छे से होगा। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक, समझ में आ गया? ये फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। डिक्रीज
कार्बन डाइऑक्साइड या लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस भी घट जाएगा। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज्यादा रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उतना ज्यादा वो क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। जितना कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड उतना कम रिडक्शन होगा, उतना ही कम फूड बनाएगा। क्लियर? अब आता है वाटर। वाटर का क्या होगा? वाटर का अगर कंजम्पशन या वाटर कम है, वाटर का क्वांटिटी कम है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। ठीक है? अगर इनफ वाटर अगर अपन को नहीं मिला तो इनफ वाटरिंग नहीं कर पाएंगे प्लांट्स को, प्लांट्स फिर रूट्स तक नहीं पहुंचा, मतलब सॉइल से रूट्स में उतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पहुंच पाएगा, रूट से फिर प्लांट्स पूरा वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, सही अमाउंट का वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितना अमाउंट उसको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए या जितना अमाउंट उसको फूड बनाने के लिए चाहिए। क्लियर? अब आता है लाइट इंटेंसिटी। मोर लाइट, जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी फोटोसिंथेसिस उतना फास्टर होगा, फोटोसिंथेसिस विल बी फास्टर। ठीक है? मतलब गर्मियों के टाइम में क्या होगा, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होगा क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। वेयर एज विंटर सीजन में क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस होगा, बट एज कंपेयर टू समर फोटोसिंथेसिस विंटर में थोड़ा सा कम होता है, बट एकदम से कम नहीं होता क्योंकि लाइट तो रहती है, सन की रेस तो रहती ही। क्लियर? फिर आता है अपना टेम्परेचर। अब अगर पूछोगे तो बेस्ट टेम्परेचर कितना होता है, तो 59 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ये सबसे बेस्ट टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए। इससे ज्यादा या इससे बिलो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर? 100 डिग्री से ज्यादा हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, 59 या 50 से कम हो तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इतना कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए। क्लियर? तो दिस आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फोटोसिंथेसिस, कम कार्बन डाइऑक्साइड कम फोटोसिंथेसिस। वाटर, जितना ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी फोटोसिंथेसिस उतना अच्छा। लाइट इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा लाइट उतना जल्दी फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर का क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर को फोकस में रखना पड़ेगा क्योंकि 59 से 100 के ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। 59 के 100 के बीच में तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होगा। 50 भी बोल सकते हैं, उसके नीचे हुआ तो भी फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं होगा, उससे ज्यादा हुआ 100 से ज्यादा तो भी फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं होगा। क्लियर? आई होप कि आपको इतने टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हुए मैंने एक चीज बोला था कि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, बट लीव्स में एक और चीज प्रेजेंट होता है। कोई भी लीव्स है, अब मेरा लीव्स उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई भी लीव्स है उसमें बहुत छोटे 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 क्या है, टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है? इन टाइनी पोर्स को अपन बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर? तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टोमेटा के ऊपर। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब समझ में आ गया कि लीव्स के सरफेस में कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो टाइनी पोर्स को बोलते हैं अपन स्टोमेटा। अब छोटे छोटे पोर्स है, होल है, गड्ढे हैं, तो उसका फंक्शन क्या होगा? पहला फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
कौन कौन से गैसेस का एक्सचेंज? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा, ऑक्सीजन को बाहर डालेगा। ठीक, अब इसी टाइनी पोर्स के अंदर ही तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ना। क्लियर? अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर फूड बनाया, तो फूड के साथ साथ क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और इसी पोर्स के थ्रू क्या होगा? ऑक्सीजन तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो ये टाइनी पोर्स उस चीज के लिए, काय के लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन जो बनता है उसको बाहर फेंकता है। क्लियर? दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन। लार्ज amount of water loss in the form of water vapor through ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं? वाटर जो लॉस हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो वो वाटर किस फॉर्म में एवापोरेट होता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो एवापोरेट होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो वो किससे होगा? यही छोटे छोटे होल से ही तुम्हारा क्या होगा? वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में वो उड़ जाएगा। ठीक, क्लियर? तो दिस आर द टू फंक्शंस। क्या क्या? एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्लियर? चलो अब अपन आगे देखते हैं। अब जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा को एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्टोमेटा के अराउंड। उस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम होता है गार्ड सेल। ठीक है, ये छोटा सा पोर, ठीक है, किसका? स्टोमेटा का। थोड़ा बड़ा पोर दिख रहा है, बट उस एक छोटे से पोर को मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा? मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, बट मैनेज कर लेना। ये ऐसा, तो ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर है, ये अपना पूरा सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, क्या शेप स्ट्रक्चर है? किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर। किडनी या बीन शेप स्ट्रक्चर है ये। ये क्या करता है? स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब स्टोमेटा के एक पोर है ना, पोर है तो वो खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। तो एक्चुअल में गार्ड सेल का काम क्या है? टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये आपका क्या है? ये स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? दिस गार्ड सेल। कंट्रोल्स ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब इसमें दो चीज है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो ओपन कब होगा और क्लोज कब होगा? तो जब इसमें पानी का जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है,
पानी ज्यादा है तो वो क्या हो गया, गार्ड सेल स्वेल हो गया। जब गार्ड सेल में पानी ज्यादा है तो गार्ड सेल क्या करेगा, स्वेलअप हो जाएगा। तो स्वेलअप होने की वजह से, सॉरी ये यहां पर अपन क्लोज लिखते हैं, एक मिनट। हाँ नहीं, पहले मैंने सही लिखा था, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज। ठीक है, तो जब अपने पास पानी ज्यादा होता है तो गार्ड सेल क्या हो गया, स्वेलअप हो गया। अब वो स्वेलअप हो गया तो क्या करेगा, स्टोमेटल पोर को ओपन कर देगा। ठीक है, ताकि पानी एवापोरेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जैसे ही पानी कम हो गया वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब जैसे ही श्रिंक हो गया, क्या हो गया, गार्ड सेल क्लोज हो गया। ठीक, तो कैसे वो ओपन, कैसे वो क्लोज, क्लियर हो गया। तो एक्चुअल में क्या है सिनारियो पूरा, कि स्टोमेटा के बाहर के कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल किस शेप का रहता है, किडनी या बीन शेप का रहता है। इसका काम क्या है, स्टोमेटल पोर के ओपनिंग या क्लोजिंग में। अब ओपन कैसे हो रहा है, जैसे ही पानी भरा तो गार्ड सेल स्वेलअप हो गया, गार्ड सेल स्वेलअप हो गया, सॉरी स्टोमेटल पोर स्वेलअप हो गया तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। गार्ड सेल क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा। अब जैसे ही पानी पूरा रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक होने की वजह से स्टोमेटल पोर की ओपनिंग बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा। क्लियर, तो ये होता है गार्ड सेल का फंक्शन। क्लियर हुआ। तो गार्ड सेल कैसे ओपन हुआ, कैसे श्रिंक हुआ, क्लियर। गार्ड सेल ओपन कब होगा, जब उसमें पानी भर जाएगा, वो स्वेलअप हो जाएगा। गार्ड सेल कब श्रिंक होगा, जब उसमें से पानी एवापोरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी में कि डेजर्ट प्लांट्स नाइट पे क्यों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब डेजर्ट प्लांट का एक सबसे बेसिक एग्जांपल ले लो, कैक्टस। ठीक, तो कैक्टस का क्या होगा, एट डे टाइम एंड एट नाइट टाइम। डे टाइम क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से पूरा वाटर क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। तो पूरा पानी अगर एवापोरेट हो गया तो अपन ने अभी पढ़ा फूड बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वाटर ही नहीं मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन किसके साथ होगा। ठीक, तो डे टाइम पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वाटर क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। तो इसलिए नाइट टाइम में क्या होता है, ये जो तब क्या होगा, ये पूरा वाटर को एवापोरेट हो जा रहा है। तो वो क्या करेगा, नाइट टाइम में जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर से करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्यों ऐसा, अब देखो, ये तो सुबह भी कर सकता था वो चीज, बट जैसे ही सुबह करेगा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पानी का क्वांटिटी अगर बढ़ गया स्टोमेटा में तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। गार्ड सेल स्वेलअप हो गए तो स्टोमेटल पोर को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। जैसे स्टोमेटल पोर ओपन हुआ, बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा कि पूरा ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ जाएगा, वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उतना टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि वो वाटर के साथ कंबाइन होकर फूड बनाए। इसलिए ये सिर्फ क्या करेगा, वाटर को थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करके रख लेगा। उसके बाद एट नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया, एटमॉस्फेयर के साथ एब्जॉर्ब करके ये दोनों क्या हो गए, नाइट में ही ये दोनों कंबाइन कर लिए। ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाए, फूड बना दिया। क्लियर, तो इस तरीके से डेजर्ट प्लांट नाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिर्फ डेजर्ट प्लांट का ये ऐसा केस है, बाकी नॉर्मल प्लांट्स तो अपना सनलाइट के प्रेजेंस में ही फूड बनाते हैं। बट इसके केस में इसलिए क्योंकि डेजर्ट एरियाज में या डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट एरियाज में टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि पूरा पानी वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। क्लियर,
सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। आई होप कि आप सभी को फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स पे वो क्वेरीज या डाउट्स को पूछ सकते हो। ओके, अपन नेक्स्ट क्लास में, अभी तो अपन ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज बेसिकली कोई एनिमल नहीं बट ह्यूमन बींग्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में अपन को हायर क्लासेस में पढ़ना है। क्लियर? तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।